फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की तैयारियां? निश्चित रूप से अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी में विराम चिन्ह के ऊपर बात करेंगे। यह ऐसा टॉपिक है कि इंटरेस्टेड तो है ही साथ परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी हो। सामान्य परीक्षा हो चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सामान्य रूप से बातें करते हैं तो उस समय में इस चिन्ह का प्रयोग उतना अधिक महत्वपूर्ण मायने नहीं रखता, क्योंकि हम अपनी भावनाओं को जैसे भी एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं। लेकिन जब बात लेखन की होती है तो उस समय में अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से पाठक तक पहुंचाने के लिए लेखकों के लिए ये चिन्ह जानना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ में जो पढ़ रहा है, लेखक क्या कहना चाहता है, उसकी भावनाओं को पूरी तरह से समझने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग जानना बहुत जरूरी है। इस चिन्ह का मतलब जानना बहुत जरूरी है। इस तरह से हिंदी भाषा के ज्ञान के साथ साथ इन चिन्हों का ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। जैसे एक छोटे से उदाहरण के द्वारा हम लोग इसका महत्व जानते हैं। जैसे लिखा हुआ है, देखिए, रुको मत जाओ। यदि यहाँ पे कॉमा लगा होता है तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब रुको मत जाओ, मतलब यहाँ पे रुकने की बात कही जा रही है। लेकिन यदि इस कॉमा को यहाँ हटा करके और मत के बगल में लगा दिए तो क्या हो जाएगा? रुको मत जाओ, मतलब यहाँ पे जाने की बात कही जा रही है। तो इस तरह से देखते हैं कि एक कॉमा के कारण ही पूरा जो सेंटेंस है, पूरा जो वाक्य है, उसका मतलब ही उलट जाता है, बदल जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस चिन्ह का मतलब जानेंगे। देखिए, सबसे पहले पूर्ण विराम, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि कितने तरह के चिन्ह होते हैं। यहाँ पर कुछ चिन्हों के बारे में चर्चा की गई है। जैसे पूर्ण विराम, जिसे फुल स्टॉप कहते हैं, अल्प विराम कॉमा कहते हैं, अर्ध विराम सेमीकोलन कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसे साइन ऑफ इंटरोगेटिव कहते हैं, विस्मयबोधक नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं, निर्देशक डैश कहते हैं, योजक चिन्ह हाइफन, कोष्टक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, लोक निर्देशक चिन्ह। तो इतने तरह के चिन्ह जो है हिंदी भाषा में ज्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। अब आइए एक एक करके इन सभी चिन्हों के बारे में जानते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और अपनी भावनाओं को हम बहुत अच्छी तरह से व्यक्त कर पाए। साथ ही साथ सामने वाले की भावनाएं जो लिखित रूप में है उसे भी हम अच्छी तरह से ग्रहण कर सके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूर्ण विराम के बारे में। देखिए, पूर्ण विराम जिसे फुल स्टॉप अंग्रेजी में कहा जाता है। इसका जो चिन्ह होता है वो बिल्कुल एक डंडे की तरह लगाते हैं, सिंपल ऐसे डंडे की तरह। और जब भी वाक्य पूर्ण हो जाता है उसके बाद लगाते हैं। जैसे राम खाना खाता है। देखिए, राम खाना खाता है, ये वाक्य जो है पूरी तरह से पूर्ण हो गया। तो इसके बाद में हम ऐसे फुल स्टॉप लगा सकते हैं। इसे हम पूर्ण विराम कहते हैं, मतलब पूरी तरह से। पूर्ण मतलब पूरी तरह से, विराम मतलब रुकना, मतलब यहाँ इस चिन्ह का मतलब हुआ पूरी तरह से रुकना। राम खाना खाता है, बच्चे खेल रहे हैं, हम सभी पिक्चर देखने जाएंगे, मैडम पढ़ा रही हैं। मतलब वो वाक्य अपने आप में जब पूर्ण हो जाता है तो उसे हम पूर्ण विराम चिन्ह के द्वारा उसे हम इंगित करते हैं कि यह वाक्य अब पूर्ण हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए आगे देखते हैं अल्प विराम। अल्प विराम जिसे कॉमा कहा जाता है। इसका साइन इस तरह से है, देखिए, बस इसे इस तरह से लगाया जाता है, कॉमा। ठीक है, कॉमा का मतलब क्या हुआ? अल्प विराम। पूर्ण का मतलब क्या था? पूरी तरह से वहां रुकना है। अल्प विराम का मतलब थोड़ी देर के लिए वहां पर रुकना है, बहुत देर तक नहीं रुकना है, थोड़ी देर तक रुकना है। देखिए, जैसे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न भाई थे, तो जब किसी का नाम लिया जाता है तो वहां पे हर नाम के बाद थोड़ी सी रुकने की आवश्यकता होती है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भाई थे ऐसे नहीं बोलते हम लोग। राम लक्ष्मण भरत, और जो अंत में रहता है उसे और के साथ जोड़ा जाता है अंत के लिए। ठीक है, तो वहां पे भी हम कॉमा का प्रयोग या फिर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। हर नाम के बाद राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न भाई थे वहां पे। साथ ही साथ यदि हमें कहना है जिसका मुझे डर था वही हुआ, मतलब यहाँ पे जिसका मुझे डर था, मतलब यहाँ पे लग रहा है कि वाक्य जो है पूर्ण रूप से हुआ नहीं है, कुछ ना कुछ तो है इसके आगे, तो वहां पे हम कॉमा का प्रयोग करेंगे। जिसका मुझे डर था या जिसका मुझे भय था वही हुआ, अब जाकर के वाक्य पूरा हुआ। तो पूरा हुआ वाक्य मतलब पूर्ण विराम, थोड़ा सा रुकना है मतलब अल्प विराम। उसी प्रकार देखिए, यदि वाक्य पूरा नहीं हुआ है, जब तुम आओगे, ठीक है, जब तुम आओगे तो क्या होगा? ऐसे ही लग रहा है कि वाक्य अधूरा है। तब मैं भी आऊंगा, जब तुम आओगे, फिर अल्प विराम, तब मैं भी आऊंगा। तो वहां पे जब थोड़े से रुकने की बात होती है तो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ में जब
शब्द आएंगे, खाना पीना सोना उठना, तो सभी के बीच में वहां पे कॉमा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लो कहना है कि सभी लोग आजकल खाते पीते उठते बैठते रहते हैं, इस तरह से बोलना है। तो फिर हम क्या करेंगे, सभी लोग आजकल, फिर खाते कॉमा, पीते कॉमा, उठते कॉमा, बैठते कॉमा, रहते हैं, इस तरह बोलेंगे। तो जब एक ही तरह के शब्दों का वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं तो उस समय भी कॉमा का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ में जहां पे यह का प्रयोग किया जाता है, यह, और हमें यदि उसका प्रयोग नहीं करना है तो वहां पे भी कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कहना है राम कब जाएगा, राम कब जाएगा, ऐसे लग रहा है कि वाक्य पूरा नहीं हुआ है। राम कब जाएगा, फिर कॉमा, कहा नहीं जा सकता, मतलब उसको हम यह लिखते तो हो सकता था, राम कब जाएगा यह कहा नहीं जा सकता, तो हम कॉमा की जगह पे, अल्प विराम की जगह पे हम जो है ना यह भी लिख सकते थे, और यह की जगह पे हम अल्प विराम का प्रयोग हम यहाँ पे कर देते हैं। तो इस तरह से यह की जगह पे भी कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे राम कब जाएगा, कॉमा, कहा नहीं जा सकता, ठीक है। उसके साथ ही साथ कोई भी जो उद्धृत वाक्य होता है उसके पहले उद्धरण चिन्ह में जो बातें लिखते हैं उससे पहले जो है कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी ने कहा, नेताजी ने कहा, तो कहा के बाद फिर हम यहाँ पे अल्प विराम या कॉमा लगाएंगे। कभी भी जब कोई बात कोई कहता है तो उसके बाद में कॉमा लगाया जाता है, उसके बाद में उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। उसके बारे में, इन्वर्टेड कॉमा के बारे में भी अभी बताऊंगी, ठीक है ना। तो नेताजी ने कहा, फिर वहां पे कॉमा लगाएंगे, फिर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस तरह से, ठीक है। फ्रेंड्स, मेरे पास एक पत्र है, बहुत जोरदार पत्र है। पहले मैं इस पत्र को पढ़ के सुनाती हूँ। इस पत्र को पढ़ने के बाद आप बहुत आसानी से जान जाएंगे कि पंक्चुएशन, विराम चिन्ह का कितना अधिक महत्व है। ये पत्र जो है एक पत्नी लिखी है अपने पति को। पत्नी गांव में रहती है, पति जो है वो शहर में रहता है। वो लिखी है, देखिए वो क्या कहती है, मेरे प्यारे जीवन साथी, मेरा प्रणाम आपके चरणों में, ठीक है। फिर लिखी है, आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी, मेरी सहेली को नौकरी मिल गई है, हमारी गाय ने बछड़ा दिया है, दादाजी ने शराब शुरू कर दी, मैंने तुमको बहुत खत लिखे पर तुम नहीं आए, कुत्ते के बच्चे को भेड़िया खा गया, 2 महीने का राशन छुट्टी पर आते समय ले आना, एक खूबसूरत औरत मेरी सहेली बन गई है, तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद कर रही है, एक पड़ोसन हमें बहुत तंग करती है, तुम्हारी बहन सिर दर्द से लेटी है, तुम्हारी पत्नी। ये पत्र ऐसा लिखा ना, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इस पत्र में एक भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। ये पत्र पाते के साथ जो पति है बिल्कुल खुशी के मारे उछल जाता है। तो देखिए वो पत्र को कैसे पढ़ता है, बस वही बातें हैं जो बात पत्नी ने लिखी वो कैसे समझता है। देखिए वो क्या पढ़ता है, मेरे प्यारे जीवन साथी, मेरा प्रणाम आपकी चरणों में, आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी मेरी सहेली को, नौकरी मिल गई है हमारी गाय को, बछड़ा दिया है दादाजी ने, शराब शुरू कर दी मैंने, तुम्हें बहुत खत लिखे पर तुम नहीं आए, कुत्ते के बच्चे, भेड़िया खा गया 2 महीने का राशन, छुट्टी पर आते समय ले आना एक खूबसूरत औरत, मेरी सहेली बन गई है तुम्हारी माँ, तुमको याद कर रही है एक पड़ोसन, हमें बहुत तंग कर रही है तुम्हारी बहन, सिर दर्द से लेटी है तुम्हारी पत्नी। तो फ्रेंड्स, मजेदार लेटर है ना। तो इस प्रकार से अर्थ का अनर्थ किस तरह से निकल जाता है वो महत्व जो है आप इस पत्र के माध्यम से समझ गए होंगे। अब अगला देखते हैं, अगला है अर्धविराम। अर्धविराम जिसे कहते हैं सेमी कॉलन। इसका देखिए इस तरह से लगाते हैं, ऊपर में एक डॉट लगाते हैं और नीचे में कॉमा टाइप का साइन होता है, इस तरह का इसका साइन जो है देखिए इस तरह का रहता है, सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन कहाँ पे लगाते हैं, जहां पे पूर्ण विराम में तो पूरी तरह से रुकना है, अल्प विराम में थोड़ा सा, कॉमा में थोड़ा रुकना है, लेकिन जहां पे थोड़ा अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना हो वहां पे हम इसे अर्ध विराम का चिन्ह जो है लगाते हैं। जैसे मान लो हमें कहना है राम आया, ठीक है, राम आया, ये वाक्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। गीता आई, गीता आई, ठीक है, क्या हुआ, राम आया गीता आई, तो क्या हुआ, शांति तब भी नहीं आई, मतलब मेरे मन को, मुझे लगता था कि इन लोग सब आ जाएंगे तो मेरा मन जो है शांत हो जाएगा, लेकिन शांति तब भी नहीं आई। राम आया, गीता आई, शांति तब भी नहीं आई। तो यहाँ पे राम आया के बाद जो है देखिए यहाँ पे सेमी कॉलन या फिर
अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। शांति तब भी नहीं आई, शांति तब भी नहीं आई, मैं यहाँ पे फिर पूर्ण विराम का चिन्ह करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार जिसे यदि हमें बच्चों के बारे में बताना है, बच्चे स्कूल जाते हैं, देखिए बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, जाके क्या करते हैं, तो यहाँ पे हमें कॉलर लगाना है, मतलब वाक्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां बैठकर पढ़ते हैं, वहां बैठकर पढ़ते हैं, मतलब अभी भी वाक्य पूरा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे भी हम अर्धविराम का चिन्ह लगाएंगे। आधी छुट्टी पर खेलते हैं, ठीक है, आधी छुट्टी पर खेलते हैं, तो यहाँ पे भी हम जो है अर्धविराम का चिन्ह लगाएंगे। पूरी छुट्टी होने पर घर आ जाते हैं, तो वाक्य पूरा हो गया, पूरी छुट्टी होने पर घर आ जाते हैं। आइए अब अगला देखते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है ना, साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क्स, ठीक है, इसको तो जानते ही है, इस तरह से इसका साइन जो है इस तरह से लगाया जाता है, ठीक है, इंट्रोगेटिव मार्क्स। इसे कहाँ लगाया जाता है, मतलब जब भी किसी वाक्य में किसी सूचना प्राप्त करने का या पूछने का अंदेशा हो, उस वाक्य के पीछे इसे लगाया जाता है। जैसे किसी भी वाक्य में क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किससे, इस तरह का जब प्रयोग किया जाएगा तो उस वाक्य के पीछे में इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे राम कहाँ गया, कहाँ गया, ठीक है, देखिए यहाँ कहाँ का प्रयोग किया जा रहा है, क्वेश्चन। तुम क्या कर रहे हो, क्वेश्चन, देखिए क्या का प्रयोग किया गया, क्यों नहीं कहा, किसी ने क्यों नहीं कहा, यहाँ पे भी क्वेश्चन का प्रयोग किया जा रहा है। कब जाओगे, कब जाओगे, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन है। किसने कहा, यहाँ भी क्वेश्चन है। तो जब भी किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है, प्रश्न पूछने का बोध होता है, क्या, कब, कैसे, किससे, कौन, ठीक है ना, तो उसके बाद में हम जो है ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आइए अगला देखते हैं, विस्मय बोधक, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसका जो चिन्ह है इसे एक पहले पूर्ण विराम जैसा लगाते हैं और फिर नीचे में डॉट लगाते हैं, देखिए इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो जब किसी भी वाक्य में हर्ष, विषाद, आश्चर्य, इस तरह की बातें जब हमें बतानी होती है तो वहां पर इस तरह का हम प्रयोग करते हैं, मतलब अपनी भावनाओं को बहुत अधिक बतानी होती है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ में पुकारने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, वाह कितना अच्छा मौसम है, वाह मतलब अपनी भावनाएं बता रहे हैं कि कितना अच्छा मौसम है, तो वाह के बाद में देखिए इस तरह का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार हाय वह चल बसा, तो हाय के बाद देखिए, हाय के बाद इसका हम प्रयोग करेंगे, मतलब जहां पर हमारी भावनाएं जो है, खुशी है, हर्ष है, आश्चर्य है, विषाद है, जब प्रकट होता है उस समय प्रयोग किया जाता है। हाय वह चल बसा। उसी प्रकार आहा कितना अनोखा है, आहा कितना अनोखा है, यहाँ पे खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो आहा के बाद प्रयोग हुआ। या फिर राम तुम घर चले जाओ, बताना है राम तुम घर चले जाओ, तो वहां पर भी हम इसका प्रयोग करेंगे, मतलब वाक्य तो पूर्ण हो जाता है और इस चिन्ह का प्रयोग जो है वाक्य के बीच में किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में, जिससे वाह के बाद किया, हाय के बाद किया, आहा के बाद किया, राम के बाद किया और अंत में जो है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। आइए अब अगला देखते हैं, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जो है इसको जो है इस तरह से देखिए, डैश, ठीक है, इसमें से देखिए डबल डैश, इस तरह का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है ना दो लाइन ऐसा, डबल डैश ऐसा, दो लाइन ऐसा प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है संवाद लिखते समय या फिर छोटे शीर्षकों के आगे। जैसे देखिए संवाद में देखिए यहाँ पे वार्तालाप चल रहा है, किसका किसका, राम और केकई का। राम कह रहे हैं मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए, तो यहाँ पे जो है देखिए डैश का प्रयोग करेंगे, ठीक है, डैश मतलब निर्देशक चिन्ह का, दो ठो ऐसे छोटे छोटे डंडा रहेगा, निर्देशक चिन्ह। मेरे लिए क्या आज्ञा है, यहाँ देखिए क्या का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिर कैकेयी कहती है महाराज ने वन जाने की आज्ञा दी है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर महाराज ने वन जाने की आज्ञा दी है कि पहले भी जो है यहाँ पे डैश का प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से वेद चार हैं, छोटे शीर्षक में वेद चार हैं, तो यहाँ पे फिर डैश का प्रयोग करते हुए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। आइए अगला देखते हैं, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जिसे अंग्रेजी में हाइफन कहा जाता है और इसे बस केवल ऐसे इस तरह से प्रस्तुत करते हैं, बस एक छोटे से डंडे के द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर योजक का मतलब क्या होता है, योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। इसका ज्यादातर प्रयोग समस्त पदों में और साथ ही साथ जो द्वंद्व शब्द होते हैं, जो एक जैसे हुए या विपरीत शब्द हुए एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, उसके साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए सुख दुख, लाभ हानि, इसके बीच में प्रयोग किया जा रहा है। देखिए बार बार, माता पिता, जो एक साथ जो शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं उसके साथ। रात दिन, मतलब ये जरूरी नहीं है कि शब्द जो है एक जैसे ही हो सकता है कि विपरीत भी हो। जैसे रात है तो दिन है,
ये एक ही जैसे हैं, बार बार, अभी अभी, पढ़ना लिखना, मान मर्यादा, उठना बैठना, चमक दमक। तो इस तरह के जो द्वंद्व शब्द होते हैं उसके साथ इसका प्रयोग किया जाता है। आइए अगला देखते हैं, कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह जो है इसे ब्रैकेट अंग्रेजी में कहते हैं और इसको इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है पद का अर्थ, किसी भी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ में किसी भी संवाद में पात्रों की मानसिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू महान व्यक्ति थे, तो कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू? यहाँ स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट में लिख दिया गया है कोष्टक में प्रधानमंत्री। तो ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि वही नेहरू जो प्रधानमंत्री थे। ठीक है। उसी प्रकार सीता ने कहा हे राम। कैसे कहा? तो आंसू गिराते हुए। सीता ने आंसू गिराते हुए कहा हे राम। तो आंसू गिराते हुए को ब्रैकेट में लिखेंगे कि मतलब पात्रों की जो मानसिक स्थिति, जो पात्र है उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी, उसके लिए ब्रैकेट का, कोष्टक का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ देखिए, युधिष्ठिर। कौन युधिष्ठिर? जो धर्मराज है, सत्य व धर्म के रक्षक थे। सत्य व धर्म के कौन से युधिष्ठिर? धर्मराज, जिन्हें कि धर्मराज भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जब पद का अर्थ और साथ ही साथ संवाद के पात्रों की मानसिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक या ब्रैकेट का यूज किया जाता है। आइए अब अगला देखते हैं, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जो है ना वो दो प्रकार से होता है। उद्धरण चिन्ह जिसे इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा किसी के आगे दो लगा होता है, दो होता है इस तरह से, एक ऐसा और या फिर कहीं पे एक ही होता है। आज हम लोग दोनों के बारे में बातें करेंगे। ठीक है। जहां पे दो लगा होता है उसके बारे में पहले बातें करते हैं। तो जब हम किसी की बातों को एज इट इज वैसा ही कहना चाहते हैं तब हमें वहां पे इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे तिलक ने कहा। तिलक ने कहा, क्या कहा? स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल लगा हुआ है, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उसी प्रकार से नेताजी ने कहा, क्या कहा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ डबल, मैं आजादी दूंगा। साथ ही साथ यदि हम किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं, किसी स्पेशल ग्रंथ का नाम लेना चाहते हैं या किसी नदी के बारे में बताना चाहते हैं, मतलब जब हम किसी बहुत ही बड़े चीज को बताना चाहते हैं, किसी किताब का नाम लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमें लिखना है गबन, ठीक है ना, गबन किताब जो है ना उपन्यास है, तो हम वहां पे ऐसा सिंगल लगाएंगे। तो जब भी हम लोग किसी उपन्यास के बारे में, किसी बड़े ग्रंथ के बारे में, किसी बड़े चीज के बारे में हम बताना चाहते हैं, उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वहां पे हम किसी की रचनाओं को, तो इस तरह से हम यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आइए अगला देखते हैं, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग तो बहुत अधिक किया जाता है, बस केवल डॉट है, बस ऐसे छोटा सा। ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि जब कभी हम किसी शब्द को पूरा नहीं लिखते तो उसके बाद में इसे लगा दिया जाता है, तो समझ जाते हैं कि पूरा ही है। जैसे देखिए, दिनांक। दिनांक लिखना है तो बहुत जगह बस दी लिख के ऐसा गोल कर देंगे, मतलब पूरा हो गया। बहुत जगह देखिए लिखता है डॉक्टर, ठीक है ना, तो डॉक्टर पूरा ना लिख करके बस केवल डा लिख करके हम ऐसा कर देते हैं, मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो डॉक्टर पूरा ना लिख कर केवल डॉ लिख देंगे। कहीं कहीं पे देखिए माध्यमिक शिक्षा मंडल या फिर माध्यमिक विद्यालय, तो बस क्या करेंगे, बस केवल माँ लिख देंगे, फिर यहाँ डॉट लगा देंगे, वी लिख देंगे, फिर यहाँ डॉट लगा देंगे। इसका मतलब हो गया माध्यमिक विद्यालय। उसी प्रकार प्रोफेसर, पूरा प्रोफेसर इतना बड़ा ना लिख करके बस केवल प्रो लिख दिए और उसके आगे डॉट लगा दिए, तो इसे हम कहते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह के द्वारा किसी भी शब्द को हम छोटा कर देते हैं, उसके आगे डॉट लगा देते हैं, उसके पहले अक्षर के बाद में। ठीक है। अगला देखते हैं, जैसे विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, विवरण चिन्ह एक डॉट यहाँ रहेगा, एक डॉट यहाँ रहेगा, बीच में ऐसा डंडा रहता है। ठीक है ना। विवरण चिन्ह जब किसी पद की व्याख्या की जाती है, विस्तार से बताना होता है, वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ में जहां पे छोटे शीर्षक वाले होते हैं वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं? इसके बाद यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से चिन्ह लगा देंगे, विवरण चिन्ह, और फिर इसके बाद उसका विवरण करेंगे। जैसे काल 3 प्रकार के हैं। अब 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो उस शीर्षक के बाद, काल 3 प्रकार के हैं, शीर्षक के बाद ये विवरण चिन्ह लगा दिया जाएगा, फिर उसके बारे में उसका विवरण किया जाएगा। या सामान्य अशुद्धियां। सामान्य अशुद्धियां क्या क्या होती हैं, उसमें फिर यहाँ पे विवरण चिन्ह लगा देंगे और फिर अशुद्धियों के बारे में बताएंगे। तो जो छोटे शीर्षक होते हैं, ठीक है, जो छोटे शीर्षक होते हैं उसके बाद में ज्यादातर इसे लगाया जाता है, और किसी भी चीज की पद की व्याख्या करने के लिए, विस्तार पूर्वक बताने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला देखते हैं, लोक निदेशक चिन्ह।
डॉट डॉट डॉट, इसका प्रयोग तो बहुत किया जाता है। इसको जो है बस केवल डॉट 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 ऐसे डॉट डॉट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रयोग कब किया जाता है कि जब किसी भी अनुच्छेद या वाक्य में बहुत अधिक विस्तार हो और उस विस्तार से यदि हम बचना चाहते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे वह बार बार बड़बड़ाता रहा, मुझे लगता है उसका दिमाग, तो मतलब और ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, हम उसके बाद ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं। या फिर उसने विभिन्न आभूषण धारण किए थे, उसने विभिन्न आभूषण धारण किए थे, तब उसकी छवि, तो उसकी छवि के बारे में फिर बताया जा रहा है। तो ये जो है अनुच्छेद हो सकता है बहुत लंबा है, या वाक्य जो है बहुत अधिक लंबे वाक्य है, इसलिए फिर हम वहां पे डॉट 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 करके उसको वहां से हम उसको इस चिन्ह के द्वारा हम उसे लघु कर देते हैं। मतलब जो पढ़ रहा है वो समझ जाए आगे कि इस तरह से और भी है और भी बहुत सारी बातें कही गई है। तो फ्रेंड्स, आज तो हम ज्यादातर जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है हिंदी में, हम लोग सबके बारे में जान लिए। उम्मीद है कि आपके लिए ये जानकारी निश्चित रूप से बहुत ही अधिक उपयोगी सिद्ध होगी। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके एक बार जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आपके लिए ये जानकारी कितनी उपयोगी है। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।